हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर विज्ञान के तीसरे लेक्चर में, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी, ये सभी टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी में हम तीसरा लेक्चर को देखने जा रहे हैं। अगर इस कोर्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सभी फैसिलिटी मिलने वाली है। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें। अगर इस कोर्स की बात करें तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद आप हमारे कोर्स सेक्शन में जाइएगा। कोर्स सेक्शन में आप जैसे ही पहुंचेंगे आपको कंप्यूटर साइंस क्लासेस फॉर सीजी वेपम देखने को मिल जाएगा। इसकी आप कोर्स की पूरी डिटेल चेक कर लीजिए। एक बार डिटेल चेक करने के बाद बाय नाउ में क्लिक करिएगा तो आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा। और एक बार आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का विकास कैसा हुआ है। कंप्यूटर का विकास एक आकर्षक यात्रा है जिसने हमारे जीने, काम करने के तरीके, संवाद करने के तरीकों में क्रांति ला दी है। ठीक है, कंप्यूटर को देखा जाए तो एप्लीकेशन अब हर एक फील्ड में आपको देखने को मिल रहा है। कल ही हमने देखा कितने कितने एप्लीकेशन है कंप्यूटर के, तो हर एक फील्ड में कंप्यूटर अपना योगदान दे ही रहा है। उसकी एक विनम्र शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी हम शक्तिशाली मशीन का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर ने वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और ये जो कंप्यूटर का विकास हुआ है, ठीक है, ये एक दिन में नहीं हुआ है, सालों साल इसमें लगे हैं। तो वही हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले 19वीं शताब्दी से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की उन्नति 19वीं शताब्दी की शुरुआत से देखी जा रही है, जब आविष्कारों और गणितज्ञों ने स्वचालित गणना की अवधारणा की खोज शुरू की थी। ठीक है, माना जाता है कि कंप्यूटर की शुरुआत यानी डेवलपमेंट, विकास होना कहाँ से स्टार्ट हुआ? 19वीं शताब्दी से। उस समय जो जितने भी आविष्कार थे, गणितज्ञ थे, और देखा जाए तो स्वचालित गणना करना चाहते थे, तो उन वो मेथड खोज रहे थे, ऐसा क्या तरीका है कि ये जो काम है कैलकुलेशन का, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो करने हैं, उसको कैसे तेज तरीके से किया जा सकता है, जिसमें उस समय तो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता था। तो लोग तरीका खोज रहे थे कि ये ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा तरीका है जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं जिसमें बहुत सालों साल लगते हैं कुछ कुछ कैलकुलेशन करने में, वो कैसे किया जाए। उसी में चार्ल्स बेबेज, जिन्हें अक्सर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, 1830 के दशक में विश्लेषणात्मक इंजन को डिज़ाइन किया जिसने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ध्यान रखिएगा ही। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 1830 में एक विश्लेषणात्मक इंजन को डिज़ाइन किया था। ठीक है, और वो उस इंजन ने देखा जाए तो आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी थी। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसी में आगे देखते हैं। ये जो इंजन है, विश्लेषणात्मक इंजन, कभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ। ठीक है, इसके सिद्धांत और डिज़ाइन ने कंप्यूटर के बाद के विकास को प्रभावित किया। देखो, भले ही डिज़ाइन वर्क करे या ना करे, लेकिन अगर वो देखा जाए तो अपनी पीढ़ी, अपनी देखा जाए तो बोल सकते हैं अपनी तरीके का एक पहला डिज़ाइन है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जितने भी आने वाले जनरेशन्स हैं उसको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि इसमें और डेवलपमेंट किया जाए, उसको वर्किंग बनाया जाए। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो जिन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन बनाया था, वो भले ही ठीक से वर्क ना करे, लेकिन उससे क्या हुआ, कंप्यूटर का जितने भी सिद्धांत है, डिज़ाइनिंग है, उसके बाद की जो जनरेशन है ना, उनको एक इंस्पिरेशन मिला कि हमको ऐसा एक इस पे विकास करते रहना चाहिए। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा आपने। चलिए आगे देखते हैं। अब पहुंचते हैं हम 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, कंप्यूटर का असली जन्म, जैसे कि हम जानते हैं, 20वीं शताब्दी के मध्य से हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर का अगर बोला जाता है एक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है तो जो 20वीं शताब्दी के मध्य से है उसको माना जाता है। उसी में देखते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक समान उद्देश्य वाला कंप्यूटर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे ENIAC के रूप में जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉन डब्ल्यू मॉचली और जे क्रिस्टन एकर्स द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका समान उद्देश्य वाला कंप्यूटर, इसको माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC की संज्ञा दी जाती है। इसका विकास कब हुआ?
सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था ना, उस समय देखा जाए तो दो विशेषज्ञों को माना जाता है, जॉन डब्ल्यू मॉचली और जे क्रिस्टोफ एकर्ड्स। इन लोगों ने ENIAC एक जो सिस्टम है उसका विकास किया है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जो ENIAC है ने गणना करने के लिए वैक्यूम ट्यूब जो रहते हैं ना उसका उपयोग किया, और मुख्य रूप से सैन्य गणनाओं के लिए उपयोग किया गया है। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रिक्वायरमेंट थी, जितने भी मिलिट्री पर्पस के लिए इक्विपमेंट्स है वो लग रहे थे, तो उसी दौरान ENIAC सिस्टम का यूज देखा जाए तो यूज में आया। अब ENIAC सिस्टम किस बेसिस पे वर्क करता था, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करता था अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, इसका बारे में हम आगे भी देखेंगे। जो ENIAC की सफलता के बाद कंप्यूटर में अगला महत्वपूर्ण विकास 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार था। ठीक है, सबसे पहले तो ENIAC सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, दो वैज्ञानिकों के द्वारा। फिर ENIAC की सफलता के बाद क्या हुआ, 1947 में हमको ट्रांजिस्टर को देखने को मिला। अब ट्रांजिस्टर का उपयोग जब आने लग गया ना, तो उन्होंने वैक्यूम ट्यूब को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटे होते थे। वैक्यूम ट्यूब का साइज देखा जाए तो आप देखेंगे तो बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर से क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को पूरी तरह बदल दिया। छोटे आकार और बढ़ी हुई विश्वसनीयता, कम बिजली की खपत सहित कई फायदे पेश किए। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे फायदे थे। वैक्यूम ट्यूब का सबसे पहले तो साइज बहुत बड़ा होता था, उसका आकार ही देखेंगे तो पूरा एक रूम के बराबर आ जाता था, तो बहुत ज़्यादा जगह खाता था। रिलायबल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बिजली लगती थी, कभी भी बंद पड़ जाता था, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी। लेकिन जब ट्रांजिस्टर आया तो ये जितनी भी समस्याएं हैं वो देखा जाए तो कुछ हद तक, बहुत हद तक कम भी हो गई। इस सफलता ने छोटे और अधिक किफ़ायती कंप्यूटर के विकास का मार्ग देखा जाए तो उसका साफ किया है। सबसे पहले कौन से सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, ENIAC सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान उसका विकास हुआ। उसके बाद 1947 में आपका ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हो गया। ट्रांजिस्टर जब आया तो जो वैक्यूम ट्यूब वाला टेक्नोलॉजी था वो पूरी तरह उसे रिप्लेस कर दिया उन्होंने। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं। 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक की शुरुआत में पर्सनल कंप्यूटर मतलब PC की अवधारणा उभरी। ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर जो देखा जाए तो आप उससे थोड़ा अवगत भी रहेंगे। ये 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इसी में देखते हैं। IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों ने PC उद्योग को लोकप्रिय बनाया और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जितने भी कंपनी हैं, IBM हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये पर्सनल कंप्यूटर जो था PC, उसके इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सभी कंपनियों ने। फिर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब एकीकृत परिपथों की शुरुआत, जिससे एक ही चिप पर कई आपके ट्रांजिस्टर थे, कंप्यूटर को और छोटा कर दिया और उन्होंने उद्योगकर्ताओं के एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बना दिया। अब देखो, जो ट्रांजिस्टर थे वो तो इंट्रोड्यूस हो गए थे 1947 में। उसके बाद क्या हुआ, जो आने वाले दशक थे लगभग 1970 के आगे का जो दशक था, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स आने स्टार्ट हो गए। अब माइक्रो प्रोसेसर्स से क्या होता था, जितने भी ट्रांजिस्टर थे एक ही चिप पे आ जाते थे। उससे क्या हुआ, अब देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे सिस्टम है ना, वो बनने स्टार्ट हो गए। उनका एफिशिएंसी भी बहुत था और बहुत ही कम जगह उन लोग लेते थे। जैसे 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 तकनीक आगे बढ़ी, कंप्यूटर और तेज होते गए, छोटे होते गए और अधिक शक्तिशाली होते गए। ठीक है, टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उससे क्या हुआ, कंप्यूटर और तेज बनते गए और साइज में छोटे बनते गए और अधिक शक्तिशाली बनते गए। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस अगला बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर को और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया, जिससे उपयोगकर्ता आइकॉन और विंडोज जैसे दृश्य तत्वों को उपयोग करके सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। अब ग्राफिक यूजर इंटरफेस देखा जाए तो जो हम लोग अभी भी उसका यूज़ करते हैं, उसमें क्या रहता है, उसका आइकन्स का यूज़ करके और या विंडोज़ का यूज़ करके, ठीक है, ये सब चीज़ों का यूज़ करके एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरैक्शन होता है। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसी में आगे देखते हैं। 1990 की दशक में इंटरनेट के
उदय ने एक और बड़ा बदलाव ला दिया और दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ना और अभूतपूर्व पैमाने पर सूचना और संसाधन को साझा करना संभव हुआ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका इंटरनेट है, ठीक है, वो लगभग 1990 के दशक में उसका इंट्रोडक्शन कर दिया गया था और उससे क्या हुआ, दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और अगर मान लो जुड़ना स्टार्ट हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए, तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो बहुत एफिशिएंटली होने लग गया। पहले देखा जाए तो एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह में पहुंचाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन जब इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये जो सूचना का आदान प्रदान है वो बहुत कम समय में होने लग गया और जितने भी जो काम थे इसके बेसिस पे वो बहुत जल्दी जल्दी होने लग गए। और हाल ही के वर्षों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन ही रहे हैं, मशीन लर्निंग के बारे में सुन रहे हैं, फिर आपका क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कल ही मैं आपको बताया था। जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, हम लोग आज इसके क्लास में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। इस सफलताओं ने उस सीमाओं को आगे बढ़ाया है जो कंप्यूटर कर सकते हैं और स्वास्थ्य देखा जाए तो जो स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र है, वित्त और परिवहन समेत विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोगों के लिए नई संभावनाएं खोली है, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर डेवलप होते आया है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई, कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज ने अपना विश्लेषणात्मक इंजन बनाया था लगभग 1830 के दशक में। उस समय क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, ठीक है। फिर आपका ENIAC सिस्टम आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ENIAC सिस्टम आ गया था। दो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था, जॉन डब्ल्यू मचौली और प्रेस्टो एकर्ट्स ने, ये दोनों ने डेवलप किया था। उसमें क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, ठीक है। तो उसके बाद 1947 के दशक में आपका ट्रांजिस्टर देखने को मिल गया, ठीक है। फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़े 1960 और 1970 का दशक आया, उसमें पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी कंपनी हैं उनके द्वारा। उसके बाद आपको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ये सब आपको देखने को मिल गया। 1990 के दशक में आपका इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गया। उससे क्या है हुआ, इंटरनेट के इंट्रोड्यूस होने से इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनने को मिलता है, मशीन लर्निंग के बारे में सुनने को मिलता है और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में ये सब सुनने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जैसा कंप्यूटर है डेवलप होते आया है शुरुआत से लेकर अभी तक, ठीक है। तो ये पॉइंट को क्लियर रखिएगा सब। चलिए आगे देखते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम के विकास को संदर्भित करता है जो ऐसे कार्य कर सकता है जिसे आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। हम कल एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हमने देखा है। उसमें हमने क्या पढ़ा है, देखा जाए तो जो कंप्यूटर रहता है ना वो एक बुद्धिहीन मशीन रहता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, सबसे पहले मानव उसको इनपुट देता है, फिर वो इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके हिसाब से आउटपुट देता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक प्रोसेस के हिसाब से काम करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम को माना जाता है जो खुद से सोचने और समझने की शक्ति रखता है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, यह एक बहुविषयीय क्षेत्र है जो सीखने, तर्क करने, समस्याओं को सुलझाने, निर्णय लेने जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है, निर्णय लेने में सक्षम है। बुद्धिमान मशीन को बनाने के लिए कंप्यूटर विज्ञान, गणित, सांख्यिकी और संज्ञानात्मक विज्ञान को जोड़ता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बारे में और देखते हैं। AI का उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम विकसित करना है जो मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं की नकल कर सकता है, जैसे कि प्राकृतिक भाषा को समझना, पैटर्न को पहचानना, डेटा की व्याख्या करना और नई जो आपकी स्थितियाँ हैं उसको अपनाना। अंतिम लक्ष्य ऐसे मशीन का निर्माण करना है जो मानव बुद्धि की बराबरी कर सके, उससे अधिक बुद्धि के स्तर को प्रदर्शित कर सके। अब देखो, जो कंप्यूटर सिस्टम जो हम लोग अभी अभी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग को इनपुट देना पड़ता है, फिर वो उसको प्रोसेस करता है और एज ए आउटपुट देता है। अब मान लो वो किस बेसिस पे काम करता है, हमने बहुत पहले क्लास में देखा था, GIGO के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कंप्यूटर को गलत इनपुट दे रहे हो तो वो गलत आउटपुट ही देगा, अगर सही इनपुट दे रहे हो तो सही आउटपुट ही देगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हम लोग ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। इन केस मान लेते हैं कि मनुष्य एक गलत इनपुट दिया, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने खुद के इंटेलिजेंस से बता पाए कि ये देखा जाए तो इनपुट मेरे को गलत आ रहा है, और भले ही इनपुट गलत आए उसको प्रोसेस करके ऐसा सही आउटपुट देने की उसकी क्षमता हो,
तो उस पे हम अभी काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं। अपने चैट जीपीटी का नाम सुना है। आपको एप्पल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होगा, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आपको देखना स्टार्ट भी हो गए हैं। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि आपका देखा जाए तो आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। चलिए वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। 1946 से 1959 को माना जाता है पहली पीढ़ी। इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 के दशक के दौरान उभरी और प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब के उपयोग की इसमें विशेषता थी। ठीक है, सबसे पहली पीढ़ी 1946 से 1959, ये जो टाइम पीरियड का जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको माना जाता था। लगभग 1940 के दशक से ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई। और उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इसी में देखते हैं, इस बड़ी और भारी मशीन ने बड़ी मात्रा में बिजली की खपत और काफ़ी मात्रा में गर्मी पैदा की। ठीक है, अब जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था बहुत ज़्यादा जगह लेती थी, उसका बिजली भी खपत बहुत होता था। और देखा जाए तो एफिशिएंट भी नहीं थी, कब खराब हो जाए कब चले वो उसका कोई भरोसा नहीं था। फिर मुख्य रूप से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और कोड ब्रेकिंग के लिए जो गणना होती थी वैज्ञानिक और सैन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जाता था। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही थी पहली पीढ़ी में 1946 से लेकर 1959, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान हुई है। और उस दौरान किस देखा जाए तो किस पर्पज से हो रही थी? जितने भी सैन्य इक्विपमेंट है उसके डेवलपमेंट के हिसाब से हो रही थी। जितने कोड ब्रेकिंग के प्रोसेस है, कोड ब्रेकिंग में क्या होता था? जासूसी के काम आता था, एक देश दूसरे देश का जो कोड इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता था उसको ब्रेक करने का कोशिश करता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण में से ENIAC सिस्टम आ जाएगा, यूनिवैक फर्स्ट शामिल है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी को ये थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पहली पीढ़ी की बात करें तो सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता था। और मेन मेमोरी की बात करें तो इसमें मेन मेमोरी एक चुंबकीय ड्रम रहती थी। ठीक है, इसको हम पूरा ब्रीफ में देखेंगे। चुंबकीय ड्रम का यूज़ आता था और एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का यूज़ आता था। और कौन सी लैंग्वेज थी? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता था, ह्यूमन ऑपरेटर रहता था। और वो बहुत सारे स्विचेस के द्वारा इसको ऑपरेट करता था जितने भी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब सेकंड जनरेशन की बात करें, द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो 1959 से 1965 को देखने को मिलता है। इसको देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के आगमन के साथ एक बड़ा बदलाव आया। ठीक है, जो आपका ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस किया गया है उसको कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर वाला जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है उसको कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन माना जाता है। और ये 1959 से लेकर 1965 तक माना जाता है इसका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को पूरा देखा जाए तो पूरा रिप्लेस कर दिया था, पूरी तरह बदल दिया था, जिससे परिणाम स्वरूप छोटे, अधिक विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल मशीन बन गई। वैक्यूम ट्यूब्स कैसे रहते थे? बड़े रहते थे साइज में। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह लेते थे, बहुत बिजली खपत करते थे। तो ये सब जितनी भी समस्याएं हैं ट्रांजिस्टर ने उसका सॉल्यूशन निकाल के पेश किया है। ठीक है, इससे कंप्यूटर के आकार में उल्लेखनीय कमी आई है और जितनी भी उनकी प्रसंस्करणीय गति है उसमें वृद्धि हुई है। प्रोसेसिंग पावर उसकी बढ़ गई ट्रांजिस्टर के इंट्रोडक्शन से। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए मेमोरी और असेंबली भाषा के लिए चुंबकीय कोर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका सेकंड जनरेशन है जब उसका इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके लिए मेमोरी की कौन सा यूज़ होता था? मेमोरी के लिए जो आपका चुंबकीय कोर है उसका यूज़ होता था। और इसमें कौन सा भाषा का यूज़ होने लग गया? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो आपका सेकंड जनरेशन है 1959 से 1965 को देखने को मिल गया। और उस समय ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। मेन मेमोरी के रूप में RAM यानी रैम रोम का यूज़ होने लग गया। एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कैप्स और डिस्क आ गए। और लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ कुछ हाई लेवल लैंग्वेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बेसिक्स हो गया, ठीक है, फोर्टन हो गया। ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन अपना एक पंच कार्ड आता था उसका यूज़ करते थे इस दौरान। ठीक है, वे आमतौर पे व्यापार और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए
इसका यूज़ होता था, सेकंड जनरेशन का जो भी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी में आगे देखते हैं, जो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। IBM 1401 ये एक सिस्टम का नाम है। DEC PDP 1 ये जितने भी हैं सेकेंड पीढ़ी के, यानी 1959 से 1965 में जितने भी डेवलपमेंट्स हुई है कंप्यूटर में, ये सब उसके उदाहरण हैं। IBM ने 1401 इंट्रोड्यूस किया था। DEC PDP 1 को एक सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, इसी में आगे देख लेते हैं, तीसरी पीढ़ी को पढ़ते हुए चलते हैं। 1965 से 1971 में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको माना जाता है। इसको देखते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आपके जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, आईसी सुना ही होगा, उसकी शुरुआत की गई थी, जिसने कंप्यूटर के आकार को कम कर दिया और उनके प्रदर्शन को सुधार दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी जो है उस समय 1965 से 1971 तीसरी पीढ़ी में यूज़ होना स्टार्ट हो गई। उससे क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार देखा जाए तो जो छोटा होना स्टार्ट कर दिया और उनकी परफॉर्मेंस के इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। आईसी ने एक ही चिप पर कई ट्रांजिस्टर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों को संयोजित किया है। ठीक है, इसकी उन्नति से कंप्यूटर को छोटा, तेज, अधिक विश्वसनीय और सस्ता बनाने में सक्षम उपयोग इसका हुआ है। कोबल कोबल फोर्टन जैसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग इस युग में प्रचलित हुआ था। ठीक है, आपके जब थर्ड जनरेशन आया था उस समय क्या इंट्रोड्यूस हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट जो बोला जाता है वो यूज़ हुआ। और ये मेन मेमोरी में क्या यूज़ होता था, फ्रॉम फ्रॉम और DRAM, ये मेन मेमोरी में के तौर पे यूज़ होता था। और एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क का इसमें यूज़ आता था। और लैंग्वेज की बात करें तो कोबोल लैंग्वेज आ गया, फोर्टन लैंग्वेज हो गया, ये जितने भी थे हाई लेवल लैंग्वेज थे। और आपके थर्ड जनरेशन में एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ आता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। थर्ड जनरेशन आपका 1965 से 1971 के बीच में माना जाता था और इस दौरान ये सारी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। आपका IBM सिस्टम 360, उसके बाद DEC PDP 11 मुख्य तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखेगा। वैसे ही हम चौथी पीढ़ी को देखते चलते हैं। 1971 से लेके 1980 के बीच में देखने को मिल जाती है आपकी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का अगर बात करें तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी को माइक्रो प्रोसेसरों के विकास के लिए विशेषता है। आपके जितने भी माइक्रो प्रोसेसर उसके बेसिस पे जितने टेक्नोलॉजी थे वो इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स ने पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका CPU है सुनने को मिलता है को एक ही चिप पर एकीकृत कर दिया, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे और अधिक शक्तिशाली हो गए। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक ही चिप पर जितने भी बहुत सारे सिस्टम पहले कैसे सेग्रीगेट करके यूज़ करे जाते थे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ बहुत सारे सिस्टम को बहुत सारे चिप एक ही चिप में लाके उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया, उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई, कंप्यूटर और शक्तिशाली देखने को मिल गए। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब PC का उदय हुआ और घरों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थान में उसका व्यापक रूप से अपनाया गया। पर्सनल कंप्यूटर जैसे ही आपका माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। तो कंप्यूटर का आकार छोटा छोटा होने के कारण देखा जाए तो अब जितने भी घर थे, व्यवसाय थे, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, इसमें इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का विकास हुआ और माउस की शुरुआत ने यूज़र इंटरफेस को और आगे बढ़ा दिया। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का अगर उदाहरण लेके चले तो IBM PC को पकड़ सकते हैं, एप्पल II और कोमोडोर 64, ये जितने भी हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को माना जाता है। इसका टाइम पीरियड याद रखेगा, 1971 से लेकर 1980 के बीच में चौथी पीढ़ी को माना जाता है। इसमें IBM PC को आपको देखने को मिल जाएगा, एप्पल II देखने को मिल जाएगा, कोमोडोर 64, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता था। ठीक है, अगर इसकी मेन मेमोरी की बात करें तो EEPROM आ गया था, SPRAM आ गया था। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का आपको देखने को मिल जाएगा उस समय। और लैंग्वेज की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS के बारे में आपने सुना होगा, PC DOS के बारे में सुना होगा, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए थे चौथी पीढ़ी में। वैसे ही हम पाँचवीं पीढ़ी को देखते हुए चलते हैं। 1980 से लेकर अभी वर्तमान को पाँचवीं पीढ़ी माना जाता है। देखो पाँचवीं पीढ़ी में क्या हुआ, कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी को समानांतर प्रसंस्करण, कृत्रिम बुद्धि और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में प्रगति के द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, जब आपका जो
पांचवा पीढ़ी स्टार्ट हुआ 1980 से लेकर वो अभी तक चल रहा है। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात होती है, ठीक है, और वॉइस असिस्टेंट की अगर बात की जाती है तो ये सब पांचवी पीढ़ी में आ जाते हैं। यह पीढ़ी ऐसे मशीनों को विकसित करने में केंद्रित है जो मानव बुद्धि की नकल कर सके, वाक्य पहचान सके, छवि प्रसंस्करण और विशेषज्ञ प्रणाली जैसे आपके कार्य कर सकते हैं। उस पे वो वर्क करना, उस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, वॉइस की पहचान होना, छवि प्रसंस्करण और विशेषज्ञ प्रणाली आपकी देखा जाए तो ये सब जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आते थे एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम रहते हैं। ठीक है, खुद ही वॉइस पहचान लेंगे। ठीक है, एक सेंस है उन लोग का। और इसमें अगर आगे बढ़े तो इसमें तांत्रिक नेटवर्क और आनुवांशिक एल्गोरिदम जैसे उच्च तकनीकों का उपयोग शामिल है। सुपर कंप्यूटर का विकास, इंटरनेट का उदय भी इसी पीढ़ी के प्रमुख आपका बोल सकते हैं विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण में से ले तो IBM वॉटसन आपको सुनने को मिल जाएगा। आधुनिक स्मार्टफोन इसे पांचवी पीढ़ी में ही आते हैं। पांचवी पीढ़ी 1980 से लेकर वर्तमान तक में शामिल है। ठीक है, अगर इसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी, ULSI आपको देखने को मिल जाएगा। मेन मेमोरी की बात करें तो EEPROM इंट्रोड्यूस हो गया है, SIMM आ गया है। ठीक है, उसके बाद DIMM आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो मॉडिफाइड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क आपको देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज की बात करें तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या यूज आ जाएगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड रहता है, जैसे कि अब ये विंडोज़ ही है। ठीक है, तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड रहता है। तो ये था कंप्यूटर की जितनी भी पीढ़ी थी। एक ब्रीफ लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला पहला 5 जनरेशन है। पहला जनरेशन आपका 1946 से 1959 में था। फिर सेकंड जनरेशन 1959 से 1965। उसके बाद थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1971। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1980। फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर अभी तक है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आता था। सेकेंड जनरेशन में आपका आपका ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया। उसके बाद AI और ULSI आपको देखने को मिल गया। मेन मेमोरी की बात करें तो पहला जो जनरेशन था चुंबकीय ड्रम आते थे। उसके बाद रैम और रोम का यूज़ आया। उसके बाद थर्ड जनरेशन में PROM आ गया, DRAM आ गया। फोर्थ जनरेशन में EEPROM आ गया, SPRAM आ गया। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो EEPROM, SIMM, DIMM ये सब मेन मेमोरी के यूज़ में मेन मेमोरी के तौर पे यूज़ होता था। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो पहले जनरेशन में पंच कार्ड का यूज़ आता था। दूसरे जनरेशन में हम मैग्नेटिक कैप्स और डिस्क तक पहुँचे। फिर आपका फ्लॉपी डिस्क तीसरे जनरेशन में आ गया। फिर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क फोर्थ जनरेशन में जाके और डेवलप हो गया। फिफ्थ जनरेशन में आते आते मॉडिफाइड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क को यूज़ करने लग गया। और भाषा की बात करें तो पहले जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज आता था। फिर वैसे ही दूसरे जनरेशन में जैसा हम लोग पहुँचे असेंबली लैंग्वेज आपका इंट्रोड्यूस होने लगा। और कुछ कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक आ गया, फोटोन आ गया। फिर थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हो गया। फोर्थ जनरेशन में एप्लीकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो गए। और फिफ्थ जनरेशन में आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहले जनरेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं होता था। ह्यूमन स्विचेस के द्वारा उसको कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आते आते पंच कार्ड इंट्रोड्यूस हो गए। थर्ड जनरेशन में आते आते पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ। MS डॉस हो गया, PC डॉस हो गया, ये आपके फोर्थ जनरेशन में आते हैं। और फिफ्थ जनरेशन में ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड सिस्टम आने लग गया है जिसमें विंडोज़ भी शामिल है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जितने भी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर है। तो इसके बारे में थोड़ा अपने से ही पढ़िएगा। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।